हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। ज्ञानेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी रिवीजन सीरीज का पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है जी? अभी तक हमने जो देखा, जितने भी हमने चैप्टर की रिवीजन करी, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का, उसके अंदर हम देखा कि पार्टनर्स को मिलता क्या क्या है। फिर सेकंड गुडविल और थर्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में हमने देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंज होता है या फिर पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनता है, तो उस टाइम पे जो भी चेंजेस होते हैं उन सबका एडजस्टमेंट गुडविल के थ्रू होता है। और अदर एडजस्टमेंट जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिजर्व्स होते हैं, उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, तो रेट ऑफ चेंज हमने वो देखा था। फिर हमने फोर्थ चैप्टर में एडमिशन के टाइम पे जब चेंजेस होते थे पार्टनरशिप फॉर्म में, वो देखा था। फिर हमने अगले चैप्टर में जो देखा था वो देखा था रिटायरमेंट की बात की, अगर पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है। फिर नेक्स्ट में हमने देखा था डेथ की बात की, अगर डेथ हो रही है तो उसके उस केस में कितना अमाउंट दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव का पढ़ा था कि भाई हमने जो है लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव को अमाउंट देते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर आता है हमारा कि अगर फॉर्म ही बंद हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो उस केस में हमने देखा था कि हमें क्या पढ़ना है अब यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसकी रिवीजन में देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो चैप्टर समरी अकॉर्डिंगली जैसे हम चलते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर समरी में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है, उसका मतलब देखेंगे। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से फर्म बंद हो सकती है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि भाई जब फर्म बंद होगी तो किन किन अकाउंट, जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो कौन से अकाउंट्स होंगे जो सेटल करने होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे जिनको हमें सेटल करना होगा, है ना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को सेटल करना होगा और आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को सेटल करना होगा। उसके बाद है एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन द फर्म डेट एंड द प्राइवेट डेट। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और डिफरेंस बिटवीन द रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। तो हमें ये सब पढ़ना है। आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मीनिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमने देखा था कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो उसके अंदर अलग अलग सेक्शन थे। तो 39 के अंदर क्या बात आता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म। भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, सभी पार्टनर का जो एग्रीमेंट था वो आपस में उन्होंने खत्म कर दिया और फर्म बंद कर दी, तो उसका क्या मतलब हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन सच एन इवेंट ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज वर पेड। अब इस केस में क्या होगा कि फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, जब फर्म बंद हो जाएगी तो उस केस में उसकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें आप देखोगे एसेट्स में भी बहुत सारे एसेट्स दिखेंगे, लायबिलिटी साइड भी कुछ दिखेंगे। तो सारे एसेट्स को बेचकर हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स को बेचकर रियलाइज करके जितनी भी लाइबिलिटीज होगी सबको पे ऑफ करेंगे। और अगर कुछ बैलेंस बच जाता है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद, उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है तो वो पार्टनर मीट करेंगे। ठीक है, दो केसेस हो गए कि जब आपने सेट ऑफ किया एसेट्स को लाइबिलिटीज के साथ, एक तो आपका कुछ प्रॉफिट का पार्ट बच गया, भाई लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद कुछ बच गया, एक आपका लॉस डेफिशिएंसी आ गई। तो अगर ये दोनों ही केसेस में ये किसके पास जाएगी, पार्टनर्स के पास जाएगी। भाई प्रॉफिट होगा तो वो भी पार्टनर को मिलेगा डिसोल्यूशन के टाइम पे, और लॉस होगा तो वो भी पार्टनर से रिकवर किया जाएगा। ठीक है ना जी। देखते हैं आगे। मोड ऑफ डिसोल्यूशन में क्या बता रहा है, मोड ऑफ द मोड बाय विच फर्म में बी डिसॉल्व आर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या कह रहा है, फर्म में भी डिसॉल्व बाय वेयर ऑल द पार्टनर एग्री फॉर द डिसोल्यूशन, मतलब सबने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ भाई चलो हम फर्म बंद कर देते हैं, तो फर्म बंद हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, मे बी कंपल्सरी डिसॉल्व बाय when all the partner except one partner become insolvent। किसी एक पार्टनर को छोड़ के अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब क्या हो जाए कि वो एकदम कंगाल हो जाए, हिंदी में अगर बात करें तो कंगाल मतलब उनके पास कुछ भी पे ऑफ करने के लिए भी ना हो। ठीक है ना, पे ऑफ करने के लिए कुछ भी ना हो उनके पास। ठीक है जी, वो उनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचे बिजनेस को चलाने के लिए, उनके पर्सनल एसेट्स भी नहीं बचे। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, या फिर क्या हो सकता है कि आप इस तरीके का बिजनेस करने लगो जो कि अनलॉफुल हो गया। जैसे सपोज करो कि अगर आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में थे, प्लास्टिक की थैलियां बनाते थे, तो अगर गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया कि भाई प्लास्टिक की थैली नहीं बनाएंगे, तो आप जो अगर पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट के अंदर प्लास्टिक की थैली मैन्युफैक्चर करते थे, तो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया होगा। इस तरीके से हो सकता है। बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनरशिप आपकी विल पर आए यानी कि मन मर्जी पे, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी ऑफ द पार्टनर गिविंग नोटिस टू ऑल द पार्टनर हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म।
भाई नोटिस के थ्रू भी, अगर विल पे होगी पार्टनरशिप, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि कोई अगर पार्टनर ये कहे कि भाई मेरे किसी एक भी पार्टनर ने अगर कहा कि हम जो है फर्म बंद कर देंगे, डीड में हमने ये बात लिख दी, नोटिस देके इसने ये बात कह दी किसी एक भी पार्टनर ने कि हम फर्म बंद कर देंगे, तो अगर ऐसा हुआ और पार्टनर ने नोटिस दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो फर्म भी बंद हो जाएगी ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से। जैसे कि इफ अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एन इवेंट दैट आफ्टर हैविंग सच इवेंट, यानी कि कुछ काम होने के बाद, जैसे कि सपोज करो कोई एक असाइनमेंट करना था, तो आपने क्या किया, एक फॉर्म बनाई उस असाइनमेंट को, पर्टिकुलर उस असाइनमेंट को करने के लिए, और जब वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करोगे, उस फॉर्म को बंद कर दोगे। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया किसी कारणवश कि आपका फॉर्म को बंद करना पड़े, तब हो सकता है। या फिर जैसे कि अगर पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाए, पार्टनर जो है वो पागल हो जाए या बचकानी से हरकतें करने लगे, जिसको बोलते हैं कि भाई अनसाउंड माइंड हो गया बंदा, या फिर उस वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या फिर वो किसी तरीके से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में चला गया है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आती है बात। देखो जी, मोड्स हमने पढ़ लिया। मोड्स के बाद आता है डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, इट मींस दैट क्लोजर ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। भाई बिजनेस रिलेशनशिप सबके बीच में खत्म हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें बिजनेस तो चलता रहता है लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो जाती है लोगों के बीच की, जो पर्सन होते हैं। कोर्ट इंटरवेंशन क्या है, इट कैन इधर बी वॉलेंट्री बाय द पार्टनर और कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। भाई इसमें कोर्ट भी आ सकता है या पार्टनर भी, इसमें सिर्फ वॉलेंट्री बाय कोर्ट पार्टनर्स के थ्रू हो सकता है। उसके बाद क्या है, बिजनेस कंटिन्यूएशन, इसमें बिजनेस बंद हो जाता है, इसमें कंटिन्यू रहता है। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें सारी बुक्स बंद हो जाती है, इसमें बुक्स ओपन रहती हैं फॉर द टाइम बिंग, इसमें क्लोज नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट क्लोज होगा। अगर कोई पार्टनर चला जाएगा तो उसका अकाउंट क्लोज होगा, बाकी होगा कंटिन्यू रहेगा, है ना। और एसेट्स एंड लायबिलिटी इसके अंदर रियलाइज हो जाती हैं, सारी बेच देते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, रीवैल्यू की जाती है। हमने देखा था ना पार्टनरशिप में, डेथ में और रिटायरमेंट में, कि भाई आप जो है रीवैल्यू कर रहे हो एसेट्स को, उसके बाद रियलाइज रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका गेन या लॉस निकालते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे से एसेट्स को बेच ही दिया जाता है जिससे हम लायबिलिटी चुकाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या कहता है, बिटवीन द पार्टनर्स एंड, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा वो पार्टनर्स के बीच में एंड हो जाएगा, यानी कि फर्दर आगे वो उन पर्टिकुलर लोगों के साथ उस नाम के अंदर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या, इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उसमें पार्टनर आते रहेंगे और चले जाएंगे, सारे पार्टनर्स कंटिन्यूसली हटेंगे नहीं वहां से। उसके बाद इफेक्ट क्या है, ऑल्सो नीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से फर्म खत्म नहीं होती, हमने ये बात पढ़ी थी शुरुआत में भी, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, देखो भाई सेटल करना है आपको, इशू में भी रिजॉल्व एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है जी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होगा, सेक्शन 48 कोड करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डील विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस क्या होगा, लॉस इंक्लूड डेफिशिएंसी इन द कैपिटल। ठीक है जी, जब लॉस आएगा तो उसको क्या, डिसोल्यूशन के टाइम पे आएगा लॉस, तो यानी कि डेफिशिएंसी होगी कैपिटल, यानी कि पार्टनर ने जो पैसा लगाया था वो सफिशिएंट नहीं है कि आप सारी लायबिलिटी पे ऑफ कर सको। is paid first out of the profit, then out of the capital, and lastly from the by the partner individually in the profit sharing ratio। कहने का क्या मतलब है, भाई जब आप लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो क्या करोगे, पहले प्रॉफिट्स में से, फिर कैपिटल में से डेफिशिएंसी जो मीट करोगे, तो जो पार्टनर्स के प्रॉफिट होंगे, सबसे पहले पार्टनर्स के प्रॉफिट की से डेफिशिएंसी मीट की जाएगी, प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे, अगर उसके बाद भी कुछ लॉसेस बच रहे होंगे, लॉसेस का कहने का मतलब है कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है ना, जो आपकी जो, अगर ये मैं बैलेंस शीट की मैं बात करूं, तो आप देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज होती हैं और यहाँ पे एसेट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे पार्टनर बाकी सब चीजें होती हैं, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी होता है और साथ में प्रॉफिट्स होते हैं इसके अंदर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, है ना। तो अब होता क्या है, जो ये जो लाइबिलिटी सेट ऑफ करनी है हमें, तो ये जो लाइबिलिटी सेट ऑफ करनी है, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है इन एसेट्स को बेचने के बाद भी, ठीक है ना, तो कुछ कुछ प्रॉफिट्स का पार्ट भी बच रहा होगा यहाँ पे जो हमें इनको देना होगा, तो उसके जो प्रॉफिट्स का पार्ट बच रहा होगा, तो पहले उसके प्रॉफिट के पार्ट में से इन लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। प्रॉफिट का पार्ट भी खत्म हो जाता है, उसके बाद भी कुछ लाइबिलिटीज बचती हैं, तब क्या किया जाएगा, कैपिटल में से जो इनके कैपिटल होंगी, जो इनको कैपिटल में हमें पैसे देने होंगे, उसमें से निकाल निकाल के क्या करेंगे, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को दे देंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ और बचता है, तब क्या करेंगे, फिर उनसे और पैसा मंगाया जाएगा पार्टनर्स से। क्यों मंगाया जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो यानी कि आपकी जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उनको मीट करने के लिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, सबसे पहले प्रॉफिट में से चुकाया जाएगा उनका पैसा, प्रॉफिट के बाद किस में से चुकाया जाएगा, कैपिटल में से चुकाया जाएगा, और कैपिटल के बाद उसको पीएसआर में मंगवाया जाएगा। ठीक है जी, उसको पीएसआर में मंगवाया जाएगा। समझ में आती है बात। आगे क्या कह रहा है,
एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द फर्म अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द और अप्लाइड बाय द फॉलोइंग, यानी कि पेमेंट ऑफ डेट टू द थर्ड पार्टी, ये जो मैं ऊपर सीक्वेंस बता रहा था आपको, पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू द पार्टनर्स, उसके बाद क्या होगा, कैपिटल बैलेंस टू द पार्टनर, उसके बाद रेजिडुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट सेट ऑफ करो, उसके बाद पार्टनर का कोई लोन है अगर तो वो लोन दिया जाएगा, फिर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको प्रॉफिट की तरह बांट दो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है जा। फर्म डेट और प्राइवेट डेट क्या होते हैं जी, मीनिंग क्या है, फर्म डेट मींस डेट ओन्ड बाय द फर्म, यानी कि जिस टू द आउटसाइड, यानी कि जिस जो लायबल टू फर्म है पेने के, मतलब कि जैसे फर्म है, फर्म किसी को लायबल है पे करने के लिए, तो वो क्या है, डेट ओन्ड बाय द फर्म, और डेट ओन्ड बाय द पर्सन यानी कि किसी पार्टनर ने पर्सनली अपने लिए लिया हुआ, वो वाली बात कर रहा है। लायबिलिटी क्या है, सभी पार्टनर्स पे आएगी और इसमें एक ही पार्टनर पे आएगी जिसने वो लोन लिया होगा, क्योंकि फर्म का डेट है तो वो सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल होंगे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी अप्लाइड फर्स्ट टू द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट, वही फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म डेट मतलब वही थर्ड पार्टी वाले सारे पहले पे करने के काम आएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द फर्म प्रॉपर्टीज, क्या कह रहा है, शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर द फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइवेट डेट। भाई फर्म की शेयर, जो फर्म का जो किसी पर्सन का जो शेयर है फर्म के अंदर, उस शेयर में से पहले फर्म का डेट हटाया जाएगा, फर्म के डेट हटाने के बाद अगर कुछ बचता है बैलेंस पार्टनर के लिए, तब उसका प्राइवेट डेट हटाया जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर द फर्म प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म डेट, यानी कि अब इस केस में क्या है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो डेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो पहले किस लिए यूज होगी, प्राइवेट डेट को पे करने के लिए, उसके बाद फर्म के डेट में पे होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई टू द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट एंड देन टुवर्ड्स द फर्म लायबिलिटी। समझ में आती है बात, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब उसकी बात है, अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग में जो हमें करना है, जैसे हमने देखा था कि हम सीक्वेंस बनाते पहले थर्ड पार्टी पेमेंट, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर का कैपिटल, उसके बाद कुछ बचा था वो रेजिडुअल प्रॉफिट, ये हमने 4 सीक्वेंस पढ़े थे ना। अब लेकिन जब हम डिसोल्यूशन करेंगे तो डिसोल्यूशन करते समय हमें मेनली 5 जगह पे काम करना है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट पे काम करना है, फिर हमें काम करना है लोन बाय द पार्टनर, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, यानी कि फर्म ने लोन पार्टनर ने फर्म को दिया या फर्म ने पार्टनर को दिया, दोनों केसेस में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश एंड कैश बैलेंस, क्योंकि आपको सेट ऑफ करनी है सारी चीजें, तो कैश एंड कैश बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप क्लोजिंग करोगे, क्लोजिंग कैसे करोगे, क्लोजिंग करने का क्या मतलब है, अच्छा मैं आपको इसका जो है स्पेसिमेन से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको जो है इसके वो दिखा दूंगा। देखो जैसे ये हमारा रियलाइजेशन का स्पेसिमेन है, करना क्या है हमें, हमें करना ये है कि जो आपके बैलेंस शीट थी, जो आपकी बैलेंस शीट थी, ये आपकी बैलेंस शीट होती है, इसमें यहाँ पे आपके एसेट्स होते हैं और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज होती है ना। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स होते हैं ये सब आप देखते हैं, हम लिखते हैं एसेट्स हमेशा हम डेबिट करते हैं, है ना, क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा, एसेट्स के सारे अकाउंट को क्लोज करके एक सिंगल अकाउंट में ले जाओ, किसमें ले जाओ, रियलाइजेशन में। एक तरीके से ना रियलाइजेशन एक्चुअल में नहीं, बट एक टेम्परेरी आपका अकाउंट है, पी&एल जैसा, पी&एल है नहीं, पी&एल जैसा है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, सारी चीजें सेट ऑफ करने वाले हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके एसेट्स हैं उन सबको आपको कहां लेके जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में, मतलब जितने भी आपके एसेट के अकाउंट ओपन है सबको क्लोज कर दो। तो एसेट के अकाउंट ओपन होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, डेबिट करके रखते हैं, यानी कि जब भी हम कोई एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो हम लिखते हैं ना एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या जब भी हम खरीद के लेकर आते हैं ना, तो एसेट को हमने डेबिट कर रखा होता है क्योंकि हमने बुक में लिया होता है, तो उसको क्लोज करना है। क्लोज करते समय हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना। तो जितने भी आपके एसेट होंगे जो आपको क्लोज करने होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमारे को क्या करना है, ये जितने भी हैं यहाँ तक, ये हमारे क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, कि भाई आपने सारे एसेट्स को क्या कर दिया, आपका क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो सारे एसेट्स को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज सारी क्रेडिट में होती है, तो आप क्या करोगे, लायबिलिटीज को क्लोज करने के लिए लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ देखोगे ये जितनी भी लायबिलिटीज होंगी ये सारी आ जाएंगी। तो ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, एसेट्स और लायबिलिटी हमने दोनों क्लोज कर दी यहाँ पे, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे एंट्रीज दी हुई है, ये वाली देखो, क्लोजर ऑफ एसेट्स अकाउंट क्या करना है जी, रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स,
फिर क्या करना है, प्रोविजन एंड रिजर्व अगेंस्ट द एसेट, अगर कोई प्रोविजन या रिजर्व है एसेट के अगेंस्ट में तो उसके लिए भी क्या करेंगे, उस एसेट को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे अलग से ले लेंगे, और उसका जो रिजर्व होगा लाइबिलिटी साइड में उसको भी हम क्या कर देंगे, उसके अपोजिट साइड में डाल देंगे, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में होगा तो लाइबिलिटी का हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन, यानी कि जो ये तो होगा नॉर्मल एसेट्स और ये वो वाले एसेट्स होगा जिनके ऊपर रिजर्व क्रिएट है, तो जब आप उस एसेट को भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व्स जो होंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, तो अगर एसेट को हम डेबिट करो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो ये आपकी एंट्री बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया रियलाइजेशन में, तो उसके रिलेटेड रिजर्व्स को भी हमने क्या कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यानी कि जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता था या पी&एल का डेबिट बैलेंस होता था, उसको आप कहां लेके जाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेके जाओगे, ठीक है ना, उसको कहां लेके जाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेके जाओगे। उसके बाद क्या आएगा आपका करंट अकाउंट का बैलेंस, तो यानी कि करंट अकाउंट का जो पार्टनर का होगा वो उसको भी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है ना जी, इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद आता है लोन टू द पार्टनर, तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्या करेंगे, लोन के साथ सेटअप कर देंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लायबिलिटीज के क्लोजर के लिए भी ये कि लायबिलिटीज को आप डेबिट करो और रियलाइजेशन में डाल दो जी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है जी, इसकी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, कहना क्या चाह रहा है जी, अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड ही नहीं थे या किसी कारणवश आप भूल गए थे कि आपको क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है जी, कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच एग्जिस्ट बट डज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। इट मे बी बिकॉज ईदर दे वर रिटन ऑफ और ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, या तो लिखना ही भूल गए उस चीज की बात करें, सिंस दे वर नॉट रिकॉर्डेड दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये रिकॉर्ड हुए ही नहीं, तो जो हमने ये पीछे एंट्री पास करी थी यहाँ पर, ये वाली एंट्री या ये वाली जो एंट्री हमने पास करी थी, इस एंट्री के थ्रू फिर हम इसको रियलाइजेशन में लेके जा ही नहीं पाए, इसका मतलब है ना, इस एंट्री के थ्रू इसको हम रियलाइजेशन में लेके जा ही नहीं पाए, तो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, तो उन एसेट्स के लिए जो रिकॉर्ड हुए ही नहीं या उन लायबिलिटीज के लिए जो रिकॉर्ड हुई ही नहीं, उनको क्या करना है हमें, व्हेन द अमाउंट इज रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जब उन एसेट्स को बेचकर कुछ पैसा आएगा तब हम क्या करना है, रियलाइजेशन डेबिट किसको करना है, कैश एंड बैंक को, क्योंकि पैसा आया है तो हमें बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, है ना, और हम क्रेडिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे, और पे किया है तो हम क्या कर देंगे, कैश एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी, समझ में आया, क्योंकि इट बीइंग अ नेचर ऑफ लॉस, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक तरीके से लॉस का नेचर बताते हैं, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर पेज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लेकिन अगर कैश की जगह पार्टनर ने पे कर दिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को, तो हमें उस पार्टनर को सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन उस पार्टनर को सेटअप करने से पहले हमें उसके लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि हमें ड्यू करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंसर्न जिस पार्टनर ने पे किया है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गई बात, ठीक है जी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगी। उसके बाद आता है एंट्री इज नॉट पास्ड अगर इफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन अगेंस्ट द रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और क्या कह रहा है, आप एंट्री ही मत पास करो कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गई हो, मतलब कि कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ा था और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अभी हमें पता लगी, तो हमने क्या कर दिया कि भाई उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाले को कह दिया भैया ये वाला एसेट आप ले लो अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ कर लो, तो इसका मतलब क्या कि हमारे को ना तो उसमें कुछ मिला ना कोई हमने दिया, तो वो क्योंकि वो दोनों ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थे और हमको उससे कुछ मिला भी नहीं एसिड से और ना हमें कुछ देना पड़ा, तो वो बाहर की बार सेटअप हो गए, तो इसलिए उसकी बुक्स के अंदर एंट्री ही नहीं होगी, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, कहता है अगला पॉइंट क्या है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसिड्स वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, जब एसिड्स रिलीज होंगे, जब मैंने आपको अभी बात बताई, अभी तो हमने क्या बताई, रिकॉर्डिंग की बात करी कि भाई हमने क्या किया, बुक्स को क्लोज करा, बुक्स को क्लोज करते समय सारे एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन अभी भी तो है ना, अब डी रिकॉग्निशन में हमें करना क्या, सेकंड स्टेज आया ये हमारा, कि अब अभी तक हमने देखा था ये फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था ये फर्स्ट स्टेज था
जहां पे हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किया था कि भाई बुक्स मेन बुक में से क्लोज करके हम एक सिंगल अकाउंट में ले आए। अब इस सिंगल अकाउंट में ये सारे आ गए, लेकिन अब इसको क्या करना है, हमें सोल्ड करना है। भाई इस एसेट को भी बेचेंगे, अभी तक हमने बेचा नहीं, सिर्फ हमने मेन बुक में से हटा के एक टेम्परेरी अकाउंट इस अकाउंट में लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो एक उसके बाद ये सारे एसेट्स अभी तो यहाँ पे पड़े हैं, अब यहाँ से इनको बेचना है, ठीक है ना। तो अब बेचना है तो अब किसी और अकाउंट में नहीं जाएगा, अब बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, है ना। तो अब जो भी एंट्री पास होगी, तो सेकंड स्टेज में आप देखो, तो अब एंट्री जो पास होगी वो क्या पास होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, सही से लिखते हैं थोड़ा, बैंक अकाउंट, यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे एसेट्स हमारे कहां पड़े हैं, रियलाइजेशन में पड़े हैं। तो अब एसेट्स के नेम तो खत्म हो गए सब, अब रियलाइजेशन बचा। तो जब एसेट्स ये आए, रियलाइजेशन आया, तो यहाँ पे देखो बाय बैंक हमने लिखा, एसेट्स रिलीज वही सारे एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, गुडविल है। देखो जी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैड डेट रिकवरी, अगर कोई रिकवरी हो जाती है बैड डेट की वो है, इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है ना, ये सब है यहाँ पे। और ये वाला पार्ट यहाँ पे कब आएगा, जब गुडविल को हमने कैश में सोल्ड आउट किया होगा। अगर नहीं सोल्ड आउट किया होगा तो वो डी रिकॉग्नाइज हो गई, और जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा लास्ट में सेटल करने के बाद, तो गुडविल का अमाउंट उसके साथ ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम कैश में सोल्ड आउट करते हैं गुडविल तो यहाँ पे आएगी वो भी, ठीक है ना, अगर नहीं करते तो फिर नहीं आएगी। उसके बाद आता है हमारा, इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपने रिसीविंग ले ली एसिड्स की सारी, जब एसिड्स को बेच के सारे पैसे आ गए तो एक एक करके हम लाइबिलिटी वालों को बुलाएंगे, हाँ भाई कौन कौन है, क्रेडिटर्स को पैसा देना, क्रेडिटर्स आप आ जाओ, बिल पेबल्स वाले आप आ जाओ, आपको पैसा दे देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ कुछ बच रहेंगे उनके लिए, बैंक वाले हैं, बैंक का लोन है, बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी है, उन सबको पैसे दे देंगे, ठीक है ना। और ये सब काम करने के लिए हमने रियलाइजेशन के नाम, ये जब हमने जो इतना काम किया उसके लिए किसी को हमने लिया होगा, या उसको काम करने में कुछ खर्चे आए होंगे, तो उसके खर्चे के एक्सपेंसेस और उनको कुछ पैसे देने पड़े होंगे। अगर ये काम पार्टनर करता है या कोई और करता है तो उसके लिए उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम के पार्टनर की सैलरी वैलरी चली जाएगी, ठीक है ना। समझ में आती है बात। तो ये दूसरा स्टेज हो गया, ये आपका कौन सा स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया, यहां तक हो गया, ये आपका दूसरा स्टेज हो गया, ये स्टेज नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया आपके लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा कि भाई हमने क्या किया, पहले स्टेज में हमने क्या किया, एसेट्स को भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया, लाइबिलिटीज को भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया। सेकंड स्टेज में हमने एसेट्स को बेच के पैसा यहाँ निकाल लिया और उससे हमने लाइबिलिटीज के पैसे दे दिए, है ना। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या है, यहाँ पे ये एंट्रीज मिलेंगी आपको, ये देखोगे, रियलाइजेशन ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए मैंने आपको बताया कि सीधे एंट्री पास कर दो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, सो एसेट सोल्ड फॉर कैश, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही एंट्री है। क्योंकि अब जब रियलाइजेशन में जाओगे तो बाय कैश में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे आपको पता लगेगा, है ना, बाय कैश में आपको दिख रहा है सारा। और जब आप उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अब एसेट बिके नहीं है, अब बिकने की जगह क्या किया, पार्टनर कह रहा है कि मैं ले लेता हूं एसेट। तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो उसको पैसा देना था उसमें कुछ पैसा उसने एसेट, कुछ पैसे की जगह उसने क्या ले लिया, एसेट ले लिया। तो हम क्या करेंगे, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एसेट इज गिवन टू द क्रेडिटर टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ ड्यूज। वही बात आ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हमने क्या किया था, पेमेंट ऑफ ड्यूज के लिए सेटल किया था। तो उसमें उस केस में हमने कोई एंट्री नहीं पास करी थी, और यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं पास होगी। क्यों नहीं पास होगी, क्योंकि एसेट के बदले लाइबिलिटीज आ रही है और ऑलरेडी हमने दोनों को डी रिकॉग्नाइज करके लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ वो एज हमारे पास पैसा तो आया नहीं ना बेचने पे या सेटल करने पे, आया गया है ही नहीं, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको डी रिकॉग्निशन हम वहां पे कर चुके हैं। सेम लाइबिलिटीज के केस में भी आएगा कि भाई लाइबिलिटीज अगर पे करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश बैलेंस, वहां पे आपको डेबिट साइड में आपको दिख जाएंगे कैश बैलेंस, ठीक है ना। और अगर पार्टनर एग्री टू सेटल द लाइबिलिटी, अगर पार्टनर कहता है कि भैया मैं लाइबिलिटी खुद सेटल कर दूंगा, तो हम पार्टनर को क्या कर देंगे, जब एसेट वो लेके जा रहा है तो उसका बैलेंस कम कर रहे हैं, अगर वो लाइबिलिटी सेटल कर देगा तो उसका बैलेंस हम बढ़ा देंगे। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना जी। कुछ बातें ध्यान रखने के लिए क्या है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या कह रहा है जी, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर रियलाइजेशन ऑफ एसेट सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि सपोज करो आपके पास 10 एसेट है, 10 में से उन्होंने 8 की जानकारी दे दी लेकिन 2 की जानकारी नहीं दी, कि भाई 2 एसेट्स बिके हैं या किस वैल्यू पे बिके हैं। कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको एसेट नॉर्मली बता दिए लेकिन ये नहीं बताया कि भाई किस वैल्यू पे बिके हैं, या लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज ने बताया कि भाई किस वैल्यू पे सेटल हुई है। जरूरी नहीं है ना कि भाई बुक वैल्यू पे, थोड़ा कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है रियलाइजेशन के टाइम पे, है ना। तो
उस केस में क्या, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई आपको लायबिलिटीज या एसेट्स की वैल्यू पे सेटल करना है, तब क्या कहता है जी, रियलाइजेशन ऑफ टेंजेबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, व्हीकल, डेटर्स एक्सेट्रा इज अज्यूम्ड दैट सच एसेट वाज नॉट रिलीज्ड एनी अमाउंट। यानी कि एसेट्स के लिए क्या बोला कि एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू क्या मान लो आप, जीरो मान लो, ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी इज अज्यूम्ड दैट द अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू इज पेड। एसेट्स के लिए तो कह रहा है कि जीरो मान लो वैल्यू को, कि अगर कुछ नहीं बताया था, लेकिन लायबिलिटी के लिए कह रहा है कि जो वैल्यू बुक में दी हुई है वही मान लो, यानी कि जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है वही वैल्यू हम मान लेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस रिलीज वैल्यू ऑफ द एसेट शुड बी गिवन, रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कहने का मतलब है कि रियलाइज वैल्यू आपको हमेशा दी हुई है, लेकिन अगर इन केस कभी नहीं दी हुई तो आप ये वाला नोट फॉलो कर सकते हो कि आपको रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या माननी है, जीरो माननी है अगर किसी एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई तो, और रियलाइज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या माननी है, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माननी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सेटल द लायबिलिटी। क्या कह रहा है, द क्रेडिटर और अ पर्सन टू whom the amount is due, the whom amount is due may accept an asset in part or in full settlement of its claim। अभी हमने देखा कि भाई पार्टनर जो क्रेडिटर जो है आप क्या कर रहे हैं, एसेट ले जा रहा है, तो कह रहा है कि ट्रांसफर कर रहे हैं हम एसेट फॉर लायबिलिटीज, या तो पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट। पार्ट पेमेंट फुल पेमेंट मतलब जैसे सपोज करो भाई आपके क्रेडिटर 1 लाख के थे, आपके क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर आपके थे 1 लाख के, 1 लाख के आपके क्रेडिटर थे, तो उन 1 लाख के क्रेडिटर ने क्या कहा कि आप हमें 1 लाख तो चुकाओ, लेकिन उसमें से हम आपके 80,000 रुपए का तो क्या ले जा रहे हैं, स्टॉक लेके चले जाते हैं, हमारे काम का है तो हम स्टॉक ले जाएंगे, और 20,000 हमें आप क्या दे दो, कैश में दे दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि आपने पार्ट पेमेंट एसेट से कर ली और पार्ट पेमेंट कैश से कर ली। तो जो एसेट वाला पोर्शन होगा, यानी कि जो 80,000 वाला पोर्शन होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और 20,000 वाले के लिए क्या करना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हो तो अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूं, इन केस, इन सच केस नो एंट्री विल बी पास फॉर द अमाउंट ऑफ एसेट, यानी कि जो 80,000 था, जो हमारा स्टॉक का 80,000 था, उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं पास होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर बिकॉज द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, यही मैंने आपको बताया था। इफ द एसेट्स इज गिवन टू द क्रेडिटर फॉर द पार्ट पेमेंट, देन द बैलेंस अमाउंट पेड कैश विल बी रियलाइज, यानी कि जो 20,000 रुपए बचा था, उसके लिए क्या कर दो आप, एंट्री पास कर दो कि भाई 20,000 रुपए हमने कैश में सेटल किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। समझ में आ गई बात आपको कि भाई अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए तो ट्रांसफर करने पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन अगर वो पार्शियल अमाउंट के लिए किया है और पार्शियल अकाउंट अमाउंट आपने कैश में दिया है, तब कैश वाले पोर्शन के लिए आप क्या करोगे, एंट्री पास कर दोगे, एसेट वाले पोर्शन को आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है ना। For realization account, realization expenses or dissolution expenses are incurred in dissolution of the firm by selling assets and paying off the liabilities। यही बात हमने देखी, these assets may be paid as remuneration to the partner to carry out the dissolution। भाई पार्टनर्स को realization expenses के नाम के कुछ पैसे दिए जाएंगे, उनको कुछ सैलरी दी जाएगी, भाई आपने एक एक्स्ट्रा काम किया है कि आप जो है फर्म को बंद करने में मदद करो, तो उनके नाम पे उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। उसके लिए क्या था, पॉसिबल सर्कमस्टांसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉलोज, कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सर्कमस्टांस क्या है कि पार्टनर पे द रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म, पार्टनर पेड रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म। उसमें क्या कह रहा है जी, फॉर रेम्युनरेशन और सैलरी टू द पार्टनर, जो रेम्युनरेशन या सैलरी पार्टनर को दी जाएगी, उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें पार्टनर का अकाउंट तो सेटल में नहीं आया, क्योंकि हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस एक बार में निकाल रहे हैं रियलाइजेशन से, तो इसका जो, क्योंकि रियलाइजेशन से रिलेटेड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना जी। रेम्युनरेशन और सैलरी क्रेडिट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भाई पार्टनर को हमने दिया तो पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। और फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, भाई फर्म बोर्न भी फर्म ने किया और पे भी फर्म ने किया, तो इसमें क्या आएगा, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, क्योंकि फर्म से रिलेटेड है दोनों चीजें, बोर्न भी है भी उनके और पे भी उन्होंने ही किए, ठीक है जी। फॉर रियलाइज्ड एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। लेकिन अब तीसरा पॉइंट केस क्या कह रहा है इसमें, कि है तो फर्म के, लेकिन पे किसने किए, पार्टनर ने किए, तो अगर पार्टनर ने पे किए तो हमें पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में लाना पड़ेगा, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, रियलाइज्ड एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म एंड बट पार्टली पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस पेड बाय द पार्टनर। भाई सपोज करो इस केस में क्या कह रहा है, अगर 10,000 रुपए के आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, कहता है 5,000 तो फर्म ने पे कर दिए और 5,000 किसने पे कर दिए, पार्टनर ने पे कर दिए, तो उसके एंट्री में क्या होगा, दोनों की कंबाइन एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू कंसर्न पार्टनर। यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है जी, ये हुआ। अब आगे का पॉइंट क्या कहता है जी,
कह रहा है पार्टनर हैज पेड सैलरी एंड आल्सो एग्रीड अमाउंट फॉर एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब पार्टनर ने जो है सैलरी वैलरी पे कर दी और उसके साथ एक अमाउंट भी पे कर दिया रियलाइजेशन के नाम का। क्या कह रहा है? फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या कह रहा है? फॉर रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेबल टू द पार्टनर। भाई रेम्यूनरेशन भी जा रहा है और रियलाइजेशन भी हो रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो क्या कह रहे हैं, दोनों कंबाइन करके दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दोनों चीजें कंबाइन करके दे देंगे पार्टनर को, पार्टनर बाद में अपने आप उसको सेपरेट करता रहेगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर, यानी कि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे किया, तब क्या करेंगे? कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, रियलाइजेशन पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर। ठीक है जी। अगर लाइन ये लिखी आ जाए आपके पास कि फर्म ने पे किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे किए हैं, तब हम क्या करेंगे? पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनका बैलेंस हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर को देने थे लेकिन दिए हमने, है ना? और कैश और बैंक हमारी तरफ से जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में तो अब ये आएगा नहीं, क्योंकि भाई थे उसके और दिए हमने। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? व्हेन पार्टनर इज पेड फिक्स अमाउंट दैट इंक्लूड्स द रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट ही दिया जाए जो कि इंक्लूड करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, उस केस में क्या होगा? व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड आल्सो पेड बाय द फर्म। भाई बॉन्ड भी उन्होंने ही बॉन्ड किया है, उन्होंने ही पे किया है, तब क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक कर देंगे। ये हमने पीछे देखा, ये उसकी थोड़ा सा समरी बताने पे आ रहा है। तो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड एंड बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर। भाई बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, तो पार्टनर से हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि उसका हमें बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। भाई बोर्न भी पार्टनर ने किया और पे भी पार्टनर के हैं, तो क्योंकि ये बुक्स फर्म की है, इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री ही पास नहीं होगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। When any of the partner agree to carry out the dissolution for an agreed remuneration, when any of the partner agreed to carry out dissolution for an agreed remuneration, भाई कोई पार्टनर किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए डिसोल्यूशन करने के लिए राजी हो गया और उसके अंदर जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, तो हम सीधी सीधी एंट्री पास करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी बाइफरकेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगला क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। भाई बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, तो क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो ये जो एंट्रीज है जो हमने पीछे पढ़ी उसकी ये समरी थी। ठीक है ना, कुछ हद तक। अब आगे क्या बात करते हैं? फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है ना? एक तो आ गया प्रॉफिट, या आ गया लॉस। अब देखो ये जो हमारा फॉर्मेट था, तो हमने दो स्टेज कर लिए थे। पहले तो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया स्टेज 1 में, फिर एसेट्स को बेचकर हमने लायबिलिटी सेट ऑफ करी स्टेज 2 में। अब स्टेज 3 में अब हो सकता है इस अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाए, या तो हो सकता है वो प्रॉफिट बच जाए, है ना? भाई रिसीविंग यहाँ पे थी, पेमेंट यहाँ पे थी, तो रिसीविंग ज्यादा होगी और पेमेंट कम होगी, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचेगा। और पेमेंट्स ज्यादा होंगी और रिसीविंग कम होगी, तो यहाँ पे या तो हमारे पास कुछ लॉस बचेगा, है ना? तो अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किसको चले जाएगा? पार्टनर को चले जाएगा। ठीक है ना? तो वही एंट्री यहाँ पे है कि भाई अगर गेन बचा, प्रॉफिट बचा, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देखो यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना? और अगर लॉस होगा तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस के केस में, ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो जितना भी प्रॉफिट या लॉस आएगा दोनों ही केस में, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, है ना? दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि एक ही जगह बैलेंस बचेगा, है ना? तो दोनों में से जो भी आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो किस में चले जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। समझ में आ गई जी आपको बात? तो ये था हमारा रियलाइजेशन पहला वाला कंप्लीट हो गया, जो हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। देखो अभी तक हमने सिर्फ इतनी देर में ये 5 में से एक ही किया है, ये 5 में से एक ही किया है अभी तक। ये वाले 4 पॉइंट अभी बच रहे हैं, जिसमें कैश आपका पार्टनर, लोन टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म के लिए लोन है, उसके बाद कैश एंड बैंक है, वो सभी बाकी है हमारे, है ना? तो देखते हैं अगले। अब तो छोटे छोटे हैं। कहता है लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म इज नॉट एन आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, भाई पार्टनर ने फर्म को दिया है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? हमने देखा भी कि भाई पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो वही वो बात यहाँ पे कह रहा है। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज पेड ऑफ आफ्टर द पेमेंट ऑफ द आउटसाइडर लायबिलिटी और बिफोर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस। यही बात हमने अभी देखी थी,
भाई इसका सीक्वेंस क्या था, जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस देखा था, अगर आपको ध्यान में हो तो देखो जी, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट, फिर पार्टनर के कैपिटल की पेमेंट, है ना। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो लोन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लोन नहीं है। और दूसरी बात, इसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद पे करना है और कैपिटल अकाउंट से पहले पे करना है ना। तो द एंट्री, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री सीधी सीधी होगी भाई, लायबिलिटीज को डिरिकॉग्नाइज कर दो और कैश बैलेंस से पे कर दो, अलग से दिखा देंगे, ठीक है ना। दूसरा केस क्या कहता है जी, लोन बाय पार्टनर फर्म टू द पार्टनर। अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, रिवर्स केस, ठीक है ना, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। लोन बाय फर्म टू द पार्टनर इज एन एसेट फॉर द फर्म, भाई फर्म के लिए क्या होगा, एसेट होगा। इट इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई इसको भी क्या रियलाइजेशन में नहीं डाले, इसको कहां डाल रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। दिस थस इट इज अ रिकवरी बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट। भाई इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि पार्टनर की तो लायबिलिटी हमें सेट ऑफ करनी है और लोन लेना भी है उससे, भाई जो हमने उसको लोन दिया था। भाई एक तो हमने उसको कैपिटल बैलेंस चुकाना है जो उसने फॉर्म में पैसा लगाया था, दूसरा हमने उसको लोन दे रखा था किसी काम के लिए, तो वो लोन हमें वापस चाहिए और उसका पैसा हमें देना है। तो क्या करेंगे, जो उसका पैसा देना और लोन लेना है उन दोनों का क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। भाई जितना भी लोन होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से सेटअप कर देंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके लोन को क्रेडिट कर देंगे जो हमने पार्टनर को दिया होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू द पार्टनर्स। उसके बाद क्या आता है, पार्टनर ये, अच्छा 5 में से हमारे 3 पॉइंट होगा, देखते चलो जी। दूसरा अकाउंट ये सॉल्व हो गया, तीसरा ये सॉल्व हो गया, चौथा आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश, उसके बाद क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट। भाई दो अगर फिक्स, दो मेथड हमने देखे थे ना कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस के, दो मेथड हमारे थे, एक तो फिक्स मेथड, एक फ्लक्चुएशन मेथड। फिक्स मेथड में आपके पास ये दोनों अकाउंट होते हैं और फिक्स फ्लक्चुएशन वाले में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, ये वाला, है ना। तो क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर स्टोर्ड इन दिस अकाउंट इफ पार्टनर हैव टेकन फर्म एसेट्स। अगर पार्टनर फर्म के एसेट्स ले रहा है, दीज आर डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट एट एग्रीड वैल्यू। भाई जिस वैल्यू पे वो ले रहा है उस वैल्यू पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एग्री हो जाएगा डेबिट, और पेमेंट अगेंस्ट देयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, उसको क्या मानेंगे, पेमेंट मानेंगे उसके कैपिटल। इफ द पार्टनर हैव टेकन ओवर द लायबिलिटीज देन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी, अगर एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल बैलेंस के अगेंस्ट हम उसको पेमेंट मान के उसका बैलेंस कम कर देंगे, और अगर लायबिलिटीज को वो खुद पे कर रहा है तो उसको और पैसे देने के चक्कर में उसकी लायबिलिटीज को, उसकी कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम बढ़ा देंगे। तो खुद क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट टू द पार्टनर, अगर डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट तब हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, उसका बैलेंस क्या कर देंगे, करंट कैपिटल अकाउंट का कम कर देंगे बैलेंस, क्योंकि करंट अकाउंट में तो हमें पैसा लेना है, डेबिट बैलेंस आ गया, तो उस डेबिट बैलेंस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या, अगर वो क्रेडिट में है तो यानी कि उसका कैपिटल बैलेंस और बढ़ जाएगा, यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करके उसके प्रॉफिट्स को हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट में बी परचेज गुडविल, ठीक है ना। भाई हमने क्या देखा था कि जो बुक में गुडविल रखी हुई है वो कौन सी है, परचेज गुडविल है, ठीक है ना। अब क्या, इट विल बी इट इज ट्रीटेड लाइक एन एनी अदर एसेट एंड विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। हमने देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल थी हमारे पास। इफ अमाउंट इज realized from the goodwill for cash and bank account will be debited, realization account को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैंने कहा कि अगर पैसे आते हैं उससे तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इफ गुडविल इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर द कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिट। दोनों ही केस हो गए कि अगर गुडविल पार्टनर लेके जा रहा है तो उसका बैलेंस कम कर देंगे भैया हम, ठीक है ना। भाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, और अगर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करके रियलाइजेशन को हम क्रेडिट कर देंगे, वही बात है। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने ये देखा था कि भाई ऐसी ट्रांसफर की एंट्री हो रही थी, अगर कैश रिलीज हो रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश हो जाएगा, है ना। और ये कौन सा केस है, जब गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड हो रखी है तब की बात है ये, है ना, याद रखना। अभी दूसरे वाला पार्ट हम करेंगे। और तीसरे वाली की बात है, इफ वन ऑफ द पार्टनर एग्री टू पे फॉर द गुडविल, अगर पार्टनर जो है गुडविल के लिए पे करने के लिए राजी हो गया, तो यानी कि पार्टनर बेसिकली गुडविल लेके जा रहा है, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। अब केस है कि अगर गुडविल बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है तब क्या करें, तो रियलाइजेशन में तो कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप रियलाइजेशन में डालोगे ही नहीं। लेकिन अगर कुछ कैश आता है तब उसको आप क्या करोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह वाली जो हमारी एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वैसी एंट्री सेम पास कर दोगे, क्योंकि एक तरीके से गुडविल क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट ही है, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड वाला ही क्यों ना हो, है ना।
और तीसरा क्या है कि अगर पार्टनर कहता है तो वही सेम एंट्री कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वही अनरिकॉर्डेड एसेट अगर पार्टनर लेके चले जाएगा, ऐसी वाली बात हो गई, ठीक है ना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द गुडविल, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता रियलाइजेशन ऑफ गुडविल के बारे में, तो हमें ये एज्यूम कर लेना है कि गुडविल नॉट बी रिलीज एनी अमाउंट, यानी कि वही एसिड, सेम वही बात बोल दी कि अगर एसिड जो है, एसिड की रियलाइजेशन के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी वैल्यू क्या मानो आप, जीरो मानो। तो गुडविल के लिए भी उसने सेम बात बोल दी कि अगर गुडविल के रियलाइजेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया तो गुडविल को क्या मानो, अनरियलाइज अमाउंट का मानो, यानी कि जीरो मान लो बेसिकली, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड आपके लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन करेंगे, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। क्या कह रहा है, ए और बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, भाई दो पार्टनर, उनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या आया, 3:2 आया। तो उन्होंने क्या किया, वो एग्री हो गए कि वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। कब की डेट बताइए उन्हें, 31 मार्च 2020, एट विच द बैलेंस शीट, उस डेट पे जो आपकी बैलेंस शीट की सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास स्ट्रेट क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, लोन बाय बी, यानी कि फर्म के पास पार्टनर का लोन है, पी हमारा क्या है, पार्टनर है ना, तो फर्म के पास पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यानी कि ये सेकंड वाला पॉइंट की तरह हमारा, उसमें देखेंगे हम क्या करना है। उसके बाद रिजर्व्स, फिर आपके पास प्रॉफिट्स हैं, फिर आपके पास कैपिटल बैलेंस है, यहाँ पे आपके पास कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, उसमें से आपने प्रोविजन हटा दिया, वो है। उसके बाद फर्म ने यहाँ पे पार्टनर को लोन दिया, यहाँ पे दूसरा केस भी आ गया कि फर्म ने जो है वो पार्टनर को लोन दिया, यहाँ पे दोनों केस कवर हो गए, पार्टनर ने फर्म को और फर्म ने पार्टनर को। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, गुडविल आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। ये आपका क्या है, ये आपके वो जो राइट ऑफ करने वाले एक्सपेंसेस होते हैं वो आ गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा था, फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द एग्रीड गिवन डेट, भाई उस डेट पे डिसॉल्व हो रही थी। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अबाउट टुक प्लेस, फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ट्रांजैक्शन क्या क्या हो रही है भाई, ए क्या कर रहा है, 50% स्टॉक लेके जाएगा एट 20% डिस्काउंट। तो अगर मैं बात करूं, स्टॉक हमारा कितना है, 80,000 का स्टॉक है, तो इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, 40,000 तो एक बंदा लेके जाएगा और 40,000 एक बंदा लेके जाएगा, ठीक है ना। तो 40,000 में 50% ए लेके जा रहा था, यानी कि ये वाला स्टॉक अगर ए लेके जा रहा है 40,000 की इसकी वैल्यू, और 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है ना, तो जब इसका 20% डिस्काउंट पे लेके जाएगा तो 40,000 में से 20% हटा दोगे तो आपका 32,000 आ जाएगा, ये हम देखेंगे, है ना। उसके बाद आएगा रिमेनिंग स्टॉक पे सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, तो ये जो 30% रिमेनिंग स्टॉक है इसका 30% निकाल लो, यानी कि 12,000 रुपए, यानी कि 52,000 रुपीज में ये सोल्ड आउट हो जाएगा, है ना। ये हो गया। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ये दो पॉइंट तो हो गए हमारे कंप्लीट। उसके बाद कह रहा है 12,000 आउट ऑफ 12,000 सन्ड्री डेटर्स which were not recovered, but 12,000 out of the sundry debtors were not recovered, यानी कि जो डेटर्स थे उसमें से 12,000 रुपए का क्या हो गया, डेट हो गया। यानी कि आप देखो 6,000 का तो हमने प्रोविजन बनाया हुआ था, तो प्रोविजन 6,000 से खत्म हो जाएगा, और ये हमारा जो बचा था 60,000, है ना, इसमें से भी आपका क्या खत्म हो जाएगा, 6,000 रुपए और खत्म हो जाएगा। तो अब नेट हमारे पास कितना बचा, 54,000 बचा। आगे क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग को 1,40,000 रुपए रिकवर हो रहे हैं। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि जो क्रेडिटर्स थे उसमें से 40,000 के क्रेडिटर्स ने प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम पे एक्सेप्ट कर लिया। आगे क्या कहता है जी, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय डिस्काउंट एट 10%, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताए हैं, और जेड एक ओल्ड कस्टमर है whose account were written off as a bad debt, but उससे क्या हो गया, एक रिकवरी हो गई 500 रुपए की, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आपके बैड डेट रिकवरी हो गई आपकी एक तरीके से, वो भी हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट करना। उसके बाद कह रहा है कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी है 1,000 रुपए की, फिर फर्नीचर सोल्ड हुआ है 10,000 रुपए में। आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी, वही हमारा सेम प्रोसीजर स्टेज वन में हम क्या कर रहे थे, सारे एसिड्स कैश एंड बैंक नहीं लेंगे, याद रखना, क्योंकि कैश एंड बैंक को हम जब हम कैश एंड बैंक बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड है ना, उसको हमें बेचना थोड़ी है, तो उसको हम यहाँ पे लेकर ही नहीं आते, है ना। हमने रियलाइजेशन में भी देखा था कैश बैलेंस नहीं लिखा होता, बैंक बैलेंस भी नहीं लिखा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, उसको बेचने की जरूरत थोड़ी है ना। तो आपका देखो भाई, आपके पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो यहाँ से सारी चीज उठाएंगे, स्टॉक, डेटर्स, लोन नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये वाले दोनों आपके किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। तो ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्रोविजन आपका आएगा नहीं, प्रोविजन आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा,
और ये आपका एक ये भी नहीं आएगा। तो कितनी चीजें हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और गुडविल, ये सारी आइटम्स हो गई। तो ये सारी आइटम्स हमारी यहाँ आ जाएगी, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और गुडविल, और एक प्रीपेड इंश्योरेंस भी आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी आएगा, फर्नीचर वाला पार्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी आएगा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि हमारा एसेट है फ्यूचर बेनिफिट्स वाला, ठीक है ना। तो इसके जितने भी बैलेंस थे, इसकी बुक वैल्यू पे जितने भी बैलेंस है, जैसे स्टॉक का हमारा था 80,000 था, सन्डी डेटर्स 66,000 थे, है ना। तो देखो 80,000 66,000, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और क्या था, प्लांट एंड मशीनरी 30, लैंड एंड बिल्डिंग 33, फर्नीचर 10,000 और गुडविल 15,000, ठीक है ना। फर्नीचर 10,000, गुडविल 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000 और 1,000 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस। ये सारे एसेट्स हमने रिकॉग्नाइज कर डी रिकॉग्नाइज कर लिए रियलाइजेशन में। अब लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा भाई, क्रेडिटर आ जाएंगे, पेबल्स आ जाएंगे, रिजर्व तो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, लोन बाय पार्टनर हम अलग से सेटल करेंगे, प्रॉफिट भी आपके उसमें जाएंगे और कैपिटल, तो यानी कि दो ही चीजें हैं लायबिलिटी साइड में, एक तो क्रेडिटर हो गए, दूसरे बिल्स पेबल हो गए। तो देखो जी, एक तो आपके क्रेडिटर हो गए, दूसरे बिल पेबल हो गए, और एक एसेट साइड में से हम माइनस कर रहे थे यहाँ पे से ये वाला है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक्चुअल में है तो लायबिलिटी ना, बट उसको एसेट में से माइनस करके दिखाया हुआ है, तो एक यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है आपको, अगर मैं बताऊं तो आप ये लिखो ही मत, यहाँ पे 6,000 लिखो ही मत, अगर इसको नहीं लिखोगे तो आपको इस बैलेंस को कितना कर देना होगा, फिर 60,000 कर देना होगा सीधा ही। समझ में आ गई बात, या ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दे रखा है तो आप लिख दो तो ज्यादा बेटर है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे देखते हैं। अब स्टेज 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया एसेट्स के लिए, भाई हमने सारे एसेट्स लिख लिए, लायबिलिटीज भी लिख ली, तीनों लायबिलिटीज लिख ली और जितने सारे एसेट्स थे वो भी लिख लिए। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ कि मेरे को क्या करना है, एसेट सेटअप करना है, जो मैंने ये बात करी थी। तो 50% स्टॉक, यानी कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी 32,000 की, 50% लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट आ जाना चाहिए मेरा यहाँ पे। तो ये देखो, बाय एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक लेके जा रहा है 32,000 रुपीज पे, ठीक है ना, ए लेके जा रहा है 32,000 रुपीज पे, और रियलाइजेशन में हम बाय बैंक लिखेंगे, जिसमें रिमेनिंग स्टॉक 40,000 का बच रहा था, उस पे 30% प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, तो 52,000 रुपए का ये जा रहा है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि हमने डेटर्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, यहाँ पे 54,000 निकाली थी, है ना भाई, 12,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ था, 6,000 रुपए हमने प्रोविजन से कम किए और 6,000 रुपए हमने डेटर से कम किए 60 में से, तो 54,000 रुपए हमारे किससे रिकवर हो गए, डेटर से रिकवर हो गए। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, 1,40,000 रुपए मिल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग से, तो लैंड एंड बिल्डिंग से हमें 1,40,000 रुपए मिल रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग से मेरे को 1,40,000 मिल रहे हैं, वो मैंने यहाँ लिख लिए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये थे 80,000 थे हमारे पास, तो 80,000 में से आधे क्रेडिटर यानी कि 40,000 के क्रेडिटर्स ने क्या ले लिया हमसे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 30,000 की है, यानी कि उन्होंने 27,000 रुपए में सेटअप कर लिए प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि 40,000 रुपए के क्रेडिटर ने 27,000 रुपए का माल ले लिया, तो यानी कि बाकी हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें पता है कि हम कोई एसेट अगर किसी लायबिलिटी के बदले में देते हैं तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो यानी कि हमें बाकी बचे क्रेडिटर, यानी कि सिर्फ 40,000 के क्रेडिटर रिकॉर्ड करने हैं, जो कि कितने पे जा रहे हैं, लेस देन द बुक वैल्यू, एंड 5,000 कैश 5,000 रुपीज सेटल फॉर देयर क्लेम्स, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, यानी कि आधे क्रेडिटर्स, मतलब 40,000 के क्रेडिट ने एक तो 27,000 रुपए की मशीन ले ली और साथ में 5,000 रुपए भी ले लिए, है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो एक तो हम यहाँ दिखाएंगे कि भाई क्रेडिटर्स को हम एक तो 5,000 रुपए दे रहे हैं, वो दिखाएंगे, है ना। उसके अलावा क्या दिखाएंगे कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट। अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने थे, 40,000 के थे ना, तो 40,000 के क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे जा रहे हैं, यानी कि 4,000 कम लेंगे, वो हमसे 36,000 लेंगे, और 5,000 रुपए हमारे फुल सेटलमेंट वाले जो बैलेंस क्रेडिटर ऊपर वाले थे, तो टोटल हमारा कितना अमाउंट हो गया, 5,000 और 36,000 41,000 रुपीज हो गए, है ना। तो 41,000 रुपीज हमको क्या करने हैं, क्लेम में सेटल करना है, तो क्रेडिटर्स के जो क्लेम है वो 41,000 रुपीज के आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है भाई, एक तो हमने ये भी कर लिया स्टॉक का, ये भी कर लिया, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वाला भी कर लिया, उसके बाद हमने डेटर भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए का, ठीक है। एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने सेटअप कर दिया 5,000 रुपए का, ये हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेटअप कर दिया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जेड एंड ओल्ड कस्टमर, उससे हमें 500 रुपए रिकवर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट रिकवरी करके लिख देंगे, भाई बैड डेट रिकवरी हमारी हो गई 500 रुपए की, हमने यहाँ लिख दिया 500 रुपए, ठीक है जी, ये हो गया। अब बारी आती है, कुछ और एसेट्स है हमारे पास, ये तो हो गया। अब है कंटिजेंट लायबिलिटी आई है 1,000 रुपए की, और फर्नीचर सोल्ड हो गया 10,000 रुपए, तो फर्नीचर हमने यहाँ लिख लिया भाई 10,000 रुपए मिल गए,
तो देखो हमारे पास हमने स्टॉक का डील कर लिया, डेटर का डील कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी का कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग का भी कर लिया, फर्नीचर का। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो गुडविल का हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसको भी हम क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हो गए सारे एसेट सेटअप हो गए। और कंटीजेंट लायबिलिटी आई थी, वो कंटीजेंट लायबिलिटी हमने टू बैंक करके यहाँ लिख दी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 रुपए 1,000 रुपए की आई थी ना, हाँ ये 1,000 रुपए की लायबिलिटी हमने लिख ली। ठीक है, अब ये देखो अब क्या रह गया हमारे पास, भाई हमने सब चीज कर ली, एसेट तो सारे कवर हो गए, लायबिलिटीज में हमने क्रेडिट बिल पेबल रह गया। अब बिल पेबल के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, और मैंने आपको भी बताया कि अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले तो उसकी क्या ले लो, बुक वैल्यू ही ले लो, है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी क्या आ रही है, बुक वैल्यू ही आ गई एज इट इज सेट ऑफ करके। तो ये कितना आ गया भाई, ये आपका 66 आ गया, इन सब का टोटल लगाया तो 235 आ गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी ले लिए हमने 5,000 और 1,000। उसके अलावा जो हमने एसेट्स बेचे थे उन सब का टोटल ले लिया 256। ठीक है, और 5,000 ये ले लिया, 500 रुपए सॉरी। तो अब इन सब का टोटल करेंगे भाई, 6,000 हमने अनरिकॉर्डेड, 80,000, 25,000, 32,000 इन सब का टोटल किया तो ये आया 399,500। ठीक है जी, ये कितना आया जी, 399,500। ठीक है जी, ये तो आ गया 399,500। और इधर से कितना आ जाएगा, इन सब का टोटल किया 235, 66 वन, और ये हमारा जो है 399,500 के बाद हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बचा 92,500। इसको हमने क्या किया, 3:2 के रेशो में बांट दिया। इसको किस रेशो में बांटेंगे हम, 3:2 के रेशो में। समझ में आ गई बात। ये हो गया हमारा पहला अकाउंट क्लोज, जो हमारे 5 अकाउंट जितने भी हमें बनाने थे 4 में से, तो रियलाइजेशन हमारा क्लोज हो गया। अब बचता है पार्टनर लोन अकाउंट। और अभी हमने देखा यहाँ पे कि हम क्या कह रहे थे कि अगर पार्टनर ने जो लोन दिया है उसको हमें सेटअप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पेमेंट कर दो। ठीक है ना, और अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो आप क्या करोगे, उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि बी ने लोन दिया है फर्म को, तो बी का लोन हम डायरेक्ट सेटल कर देंगे कैश पेमेंट से, और ए को हमने लोन दिया तो ए के लोन को हम कैपिटल अकाउंट से सेटअप करेंगे, है ना। तो जो बी का लोन है, तो अगर मैं बी के अकाउंट की बात करूं, तो बी के अकाउंट का लोन अकाउंट हमने बनाया, तो बी का बैलेंस बीडी लिखा हमने जितना था, और उसको हम किससे सेट ऑफ कर रहे हैं, बैंक से सेट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और ए का जो था उसको हम किससे सेट ऑफ करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से करेंगे। ठीक है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिया, ए और बी हमने लिखा, भाई दोनों का बैलेंस ले लेंगे, दोनों का बैलेंस जितना भी था। अच्छा ये वाला एंट्री देखो, इसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आपका बैलेंस बीडी था, एसेट था, इसको हमने ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, है ना। ठीक है, ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, दो अकाउंट क्लोज हो गए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि भाई पार्टनर्स के बैलेंस कितने हैं, 90,000 और 30,000। उसके अलावा हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशो में, है ना। तो देखो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आ गया 90,000, 30,000। उसके बाद ये प्रॉफिट से हो गया, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तीनों किस रेशो में, 3:2 में। ठीक है, ये देखो रियलाइजेशन का बैलेंस तो यही था 55,500, 37,000 ये आ गया। फिर उसके बाद रिजर्व जो हमारे थे 34,000 के, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:2 के रेशो में। फिर यहाँ पे पीएनएल को हमने 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, एक तो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता 10,000 रुपए, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 10,000 रुपए का बैलेंस। ए का बैलेंस कम हो जाएगा, बी के में कुछ नहीं आया क्योंकि बी का तो है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें और थी, आप बैलेंस शीट में ध्यान से देखोगे तो एक तो हमारे पास ये बच रहा था, इसको भी हमें क्या करना है, पार्टनर के अकाउंट में डालना है 3:2 के रेशो में, यानी कि 6,000 और 4,000 डालेंगे। तो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था उसको डालेंगे 6,000 और 4,000। और रियलाइजेशन में एक बात और आपको ध्यान में होगी कि हमने ये कहा था कि भाई जो पार्टनर है वो स्टॉक लेके जा रहा है 32,000 का, तो इस 32,000 से भी हमारी क्या होगी, लायबिलिटी कम होगी एक ही। समझ में आ गई बात। तो ये सारे अमाउंट हो गए। अब इसको आप क्या करो, बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद इनके पास कुछ अभी भी बैलेंस या तो लेने का आएगा या देने का आएगा। तो हमारे केस में क्या आ रहा है कि भाई पार्टनर को अभी भी और बैलेंस देना है, तो और बैलेंस देना है तो हम उसको किससे सेटअप करेंगे, बैंक से सेटअप करेंगे कि भाई बैंक से सारा पैसा चुका दो, है ना। जब बैंक से सारा पैसा चुका देंगे तो अब लास्ट में हमें क्या करना है, भाई हमने कुछ सारी चीजें बंद हो गई, अब सिर्फ हमारा ध्यान दोगे तो अब एक ही अकाउंट खुला है। कौन सा अकाउंट खुला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने बैंक से सेटअप कर दिया, और एसेट्स और लायबिलिटीज को भी हमने बैंक से सेटअप कर दिया। तो सब चीजें सेटअप करने के बाद लास्ट में हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट खुल रहा है, बैंक अकाउंट। अब उसमें देखते हैं कुछ बैलेंस बचता है कि नहीं बचता है। वैसे क्योंकि अब फॉर्म बंद करो तो बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, आपका जीरो हो जाना चाहिए, है ना, कुछ बचना ही नहीं चाहिए, सारी लायबिलिटीज और सारे बैलेंस सेटअप हो जाने चाहिए। आप देखो जी कैश एंड बैंक में आपका कितना बैलेंस है, 6,000 और 30,000, है ना। तो जो आपका कैश एंड बैंक है उसमें देखो आपके पास क्या है, एक तो बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट बनाओगे तो 30,000, और कैश को हमने क्या किया, कॉन्ट्रा एंट्री से डिपॉजिट करवा दिया, वो दिखा दिया। रियलाइजेशन में आपके पास एसेट रिलीज करके कितने पैसे आए थे, 256, और पेमेंट के टाइम पे आपको कितने पैसे देने पड़े थे, 66, 5 और
1, तो यानी कि 72 देने पड़े थे बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। तो देखो 256 तो पैसे आए, और एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए हमें क्या देने पड़े, एक तो 66 5000, ये 66 देने पड़े, ये 5000 देने पड़े, और ये 1000 देने पड़े, है ना। उसके अलावा क्या था, एक हमने बी का लोन जो है वो कैश में सेटल किया था। बी का लोन कितने का था हमारा, 15,000 रुपए का लोन था। बी का लोन हमारा कितने का था, 15,000 रुपए का लोन था। तो बी का लोन हमने क्या किया, कैश में सेटल किया। तो बी का लोन 15,000 रुपए हमने कैश में सेटल किया, ठीक है। उसके अलावा हमने कैश में और क्या क्या सेटल किया भाई, दोनों पार्टनर्स की फाइनल लायबिलिटी। तो 1,24,500 हमने कैश में सेटल किया। उसके अलावा 81,000 हमने कैश में सेटल किया, ठीक है। और हमारे पास तीन चीजें थी, एक तो कैश का बैलेंस था, बैंक का बैलेंस था, और एसेट रिलीज करके कुछ आया था, और एक हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो हमने यहाँ रिकॉर्ड करी थी। देखो जी, ये वाली जो हमारी बैड डेट रिकवरी थी 500 रुपए की, ये भी हमारा कैश का बैलेंस काउंट होगा ना, तो ये हमारी बैड डेट रिकवरी भी यहाँ पे आ जाएगी, 500 रुपए की बैड डेट रिकवरी। अब टोटल करके देख लेते हैं जी। तो आया 30,000, 36,000 और 256, तो ये हो गया 392 और 392 500। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, 66 5 71 72 72 और 15 87 87 और 124, ये हो जाएगा आपका 2,07,500, और ये आपका पूरा मैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 124,500 के साथ 81,000 ये है और ये है, सारा मैच हो जाएगा आपका। ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 292,500, ठीक है जी। तो ये आपकी बैलेंस खत्म हो गया। आप देखो अब आपका कैश अकाउंट भी, कैश एंड बैंक भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके अंदर भी आपका कोई बैलेंस नहीं बचा, यानी कि आपने एसेट्स जीरो कर लिए, लायबिलिटी जीरो कर ली, कैश एंड बैंक बैलेंस भी जीरो कर लिया, यानी कि फर्म का अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज होगा। ना तो अब उसमें कोई एसेट है, ना कोई लायबिलिटी है, ना किसी का पार्टनर्स का कोई बैलेंस बच रहा है, और ना ही बैंक में 1 रुपया भी बच रहा है। सारी चीजें जीरो हो गई, सब कुछ सेटअप हो गया। तो यानी कि अब फर्म क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है जी। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका पार्टनरशिप का पूरा जो सेट था, जिसमें हमने पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक की सारी चीजें रिवाइज कर ली है, ठीक है। अब मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तब तक के लिए आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखें, पेपर्स आपके बहुत पास आ रहे हैं, और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।